हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू ड्यू सॉल्व विद अमित। आज हम बीपीएससी 101 पढ़ेंगे, जो कि सब्जेक्ट का हमारे नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो सके। सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रश्न है, दलीय प्रणाली जो है वो गुण और दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। दलीय प्रणाली का मूल्यांकन करेंगे, तो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि दलीय प्रणाली की मूल्यांकन में दल पद्धति के प्रमुख गुण सॉरी गुण को समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट, जनतंत्र के लिए आवश्यक। राजनीतिक दल जनतंत्र के लिए बिल्कुल जरूरी होते हैं। जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर तो राजनीतिक दल होंगे ही, और वो कहीं ना कहीं जनता जिनको चुनेगी वही सत्ता में आएंगे और वो सरकार का संचालन करेंगी। तो आधुनिक समय में अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष जनतंत्र है। हमारे भारत में प्रत्यक्ष जनतंत्र भी है और अप्रत्यक्ष भी है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, जनता स्वयं चुनती है। ये गुण है। निर्वाचन निर्वाचन राजनीतिक दलों के आधार पर होते हैं। निर्वाचन में जो दल बहुमत में आता है, मान लेते हैं कि दल ए, दल बी, दल सी चुनाव में खड़ी होती है, और इन तीनों दलों में जो सबसे ज्यादा बहुमत हासिल करती है वह सरकार का निर्माण और संचालन करता है, तथा अन्य दल विरोधी दल के रूप में विधायिका में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी एक तरह से राजनीतिक दल हैं, और इन तीनों में क्या होगा, एक तरह से इनका चुनाव होगा। चुनाव होने पे इन तीनों में जो सबसे ज्यादा बहुमत लाएगा वो उसकी सरकार बन जाएगी। अगर जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी जीती तो बीजेपी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें जीती तो वह विरोधी दल के रूप में काम करेगी। तो ये सब सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये गुण है, ये अच्छी बात है। आगे देखते हैं हम, शासन की स्वेच्छाचारिता का अंकुश। बिल्कुल, शासन की निरंकुशता और तानाशाही प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए भी राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। प्रतिनिधित्वात्मक जनतंत्र में बहुमत प्राप्त दल शासन का निर्माण करता है और अन्य विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश भी लगाता है। अगर मान के चलो कोई ऐसी पावर, जैसे मान लेते कोई 3 पार्टी है, किसी एक पार्टी की वो सारे ही जीत गए, तो वो तो अपनी मनमानी करेगी, जो मन करेगा वो पार्टी तो करेगी। लेकिन अगर उसके साथ और अन्य कोई दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी भी जीत, वहां पर वो उसको सीट मिलता है, भले बहुमत ना मिला हो लेकिन सीट अगर मिल गया, तो वो विरोधी का एक तरह से विरोधी दल के रूप में कार्य करेगी। जिससे क्या होगा, उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगेगा, वो अपनी मनमानी नहीं करेगा, क्योंकि विरोध करने के लिए तो भैया अगली पार्टी है ना। चलो तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, निर्वाचन के संपादन में सहयोग। निर्वाचन के सफल बनाने में भी राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। प्रत्याशियों का चयन होता है, उसका चुनाव होता है, प्रचार होता है, मतदाता सूचियों की जांच होती है, तथा नागरिकों के मतदान पद्धति को समझाना एवं मताधिकार के प्रयोग की शिक्षा देना आदि कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल ही ये सब काम करते हैं कि किस तरीके से चुनाव होगा, प्रचार होगा, उनकी जांच करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का ही काम है। राजनीतिक
प्रशिक्षण तथा लोकमत निर्माण। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रशिक्षण लोकमत निर्माण के सर्वोत्तम साधन है। अपने दल के प्रचार और शासन की आलोचना में राजनीतिक दल सार्वजनिक विषय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में जनता को अवगत कराकर उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा लोकमत निर्माण के लिए उन्हें तैयार करते हैं। तो वो एक तरह से ट्रेनिंग भी करते हैं, ठीक है ना। तो हमने देख लिया। और भी कई शासन की आलोचना भी करते हैं राजनीतिक दल। तो कहीं ना कहीं से राजनीतिक जो है वो इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम होती है उसको भी, उसके बारे में भी हमें जानकारी देते हैं, क्या सही क्या गलत उसके बारे में भी वो हमें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकमत निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जनहितकारी कानूनों का निर्माण। राजनीतिक दल अच्छे और जन कल्याणकारी कानूनों का निर्माण में योगदान देते हैं। अगर राजनीतिक दल पार्टी या फिर सत्ता में आ जाती हैं, सरकार के अंग के रूप में कार्य करती हैं, तो वो अच्छे कानून बनाती हैं ताकि एक तरह से उस राज्य का या उस लोगों का कल्याण हो सके। यदि शासन कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत करता है जो जनहित के बिल्कुल विपरीत हो, उसके खिलाफ हो, तो राजनीतिक दल उनको पारित होने पर रोक लगा देती है। अगर मान के चलो कि हमने कोई ऐसा कानून बनाया जो जनता के विपरीत जा रहा हो, जो जनता के हित में ना हो, जो राज्य के हित में ना हो, तो हम वहीं उस चीज को जो है वो पारित होने से रोक देते हैं। आपने देखा होगा जैसे संसद या फिर विधानसभा में बहुत सारे कानून नियम बनते हैं, क्या सभी कानून नियम पास हो जाते? तो ऐसा तो नहीं है। जो जनता के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर जो जनता के हित में नहीं हुआ तो वो वहीं रोक लगा दिया जाता है। और यथाशक्ति प्रयास करते हैं कि श्रेष्ठ और जन कल्याणकारी कानून की निर्मित हो सके। हम यही एक तरह से प्रयास करते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छा कानून जो है वो जन कल्याण के लिए बना सके। अगला पॉइंट हमारा, जनता की इच्छा को जानने का सर्वोत्तम साधन है ये। जनतंत्र क्या है? जनतंत्र जनता का शासन है। बिल्कुल। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। यहाँ पे लोग ही तो चुनते हैं भैया सरकार को, और अगर लोगों की इच्छाओं या आकांक्षाओं को अगर आप पूरा नहीं कर सकते या उनकी इच्छाओं को मार देते हैं, आप उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, तो आपका होना ना होना सब बराबर है। जनता की इच्छाएं और आकांक्षाएं राजनीतिक दलों के माध्यम से ही जानी जाती है। मान लेते हैं किसी एक बड़े हिस्से में समाज में किसी उनकी कुछ इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं, तो कहीं ना कहीं जो होती है क्षेत्रीय दलें और भी जैसे कि राजनीतिक दल होती है, वो उस चीज को हाईलाइट करती हैं ताकि एक तरह से वहां पर इस प्रॉब्लम को एक तरह से जाना जा सके। और फिर इससे क्या होता है कि राजनीतिक दल इसी माध्यम से जानी जाती है कि वो आगे इसको मुद्दा बनाए, क्योंकि निर्वाचन में दलीय आधार पर मतदान कर जनता अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती है। बिल्कुल। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि। राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करते हैं क्योंकि राजनीतिक दलों का वजन सामान्यतः संकुचित आधार पर न होकर व्यापक राष्ट्रीय हितों के आधार पर होता है। बिल्कुल। प्रत्येक राजनीतिक दल को व्यापक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शैलियां होती हैं और वो राष्ट्र के व्यापक हित में उन्हें पूरा करने का काम करते हैं। कोई भी ऐसी पार्टी हो, क्या वो राजनीतिक वो राष्ट्र के खिलाफ जाएगा? क्या राष्ट्र के हित में कोई ऐसे काम करेगा जिससे राष्ट्र का नुकसान हो या उसके विकास में बाधा पहुंचाए? नहीं ना। वो जो राजनीतिक दल होते हैं वो राष्ट्र के हित में ही काम करते हैं ताकि हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र राज्य में सामाजिक और आर्थिक का विकास हो सके। ठीक है। हित एकदम राष्ट्र। शासन के विभिन्न अंगों में सहयोग एवं समन्वय की स्थापना। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सहयोग और समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करती है।
संसदात्मक संसदात्मक शासन पद्धति में राजनीतिक दल कार्यपालिका विधायिका में घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। राजनीतिक दल कार्यपालिका विधायिका में घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं क्योंकि जिस दल का विधायिका में बहुमत होता है, जहां दल शासन का निर्माण करता है, अध्यात्मक शासन में भी जहां शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू रहता है। यदि राज्य अध्यक्ष उसी दल का होता है जिसका विधायिका में बहुमत हो, तो कार्यपालिका और विधायिका में पूर्ण सहयोग रहता है। बिल्कुल, अगर विधायिका में बहुमत होगा किसी भी पार्टी का, चाहे कानून बनाने में हो चाहे किसी भी चीज में हो, तो उसका कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरीके से सहयोग में ही काम करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका भी उसी के सदस्य होते हैं। ठीक है। लॉर्ड ब्राइस का मत है कि दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार क्रियाशील रखते हैं जैसे लहरों की हलचल के समुद्र की खाड़ी का जल स्वच्छ रहता है। बिल्कुल। अब हम राजनीतिक दल के कुछ जो दल हैं, वो राजनीतिक दल हैं, उसके कुछ हम दोष समझ लेते हैं कि दलीय पद्धति के प्रमुख दोष भी हैं, जो कि हम निम्नलिखित देखेंगे। पहला तो हो गया हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। बिल्कुल, दलीय पद्धति से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने सदस्यों पर अनुशासन रखता है। बिल्कुल, अगर आप राजनीतिक किसी दल में अगर आप सदस्य बन जाते हैं किसी भी दल के, तो वो फिर जो दल के संचालक हैं वो अपने अनुसार ही आपको रखेंगे। कठोर दलीय अनुशासन के कारण दल के सदस्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। एक बार आप दल में शामिल हो गए, फिर तो व्यक्तिगत आपकी स्वतंत्रता गई। आपको जो पार्टी के तरफ से कहा जाएगा वही आपको करा भी जाएगा, और अब वही आपको करना पड़ेगा। तो आपका व्यक्तिगत तो कुछ नहीं हुआ ना। यदि कोई सदस्य अपने दल की नीति के विपरीत और अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो उसके विपरीत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। यदि मान लेते हैं किसी भी दल का कोई सदस्य है, वो अगर किसी जो है वो अपने दल के खिलाफ या फिर विपरीत या कोई पॉलिसी कोई ऐसी विचार रखता है, तो उसके ऊपर तो भैया कार्यवाही की जाएगी। तो इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर राजनीतिक दल लोकतंत्र के विकास में बाधक भी है, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा का विशेष महत्व होता है। तो हमने देखा किस तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है राजनीतिक दल के सदस्यों के साथ। दूसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक। तो यहां पर हम जानेंगे दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक। राजनीतिक दलों के कारण राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बाधा पहुंचती है। बिल्कुल, देश में विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं। हमारे जैसे भारत में देख लेंगे कितने सारे राजनीतिक दल हैं जो सार्वजनिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर परस्पर विरोधी मत रखते हैं। भाई, सबके अपने अपने अलग विचार है। भाई, इतनी सारी पार्टियां हैं, जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तरीय पार्टियां हैं, सब अपने अपने विचार रखते हैं और सबका अपना अलग नजरिया है देश के विकास को लेकर। जो कभी कभी राष्ट्रीय संकट के समय भी देश के विभिन्न राजनीतिक दल एकमत नहीं हो पाते। जब हमारे देश में कोई संकट आ पड़ती है, तब भी वो एक साथ नहीं होके इनका अपना अलग अलग मत हो जाता है। तो इसमें क्या होगा भाई, तुम्हारा तो नुकसान नहीं है ना, इसमें देश का विकास का नुकसान है। तो कहीं ना कहीं एकता और अखंडता में कहीं ना कहीं समस्या तो आएगी ही। तो इस प्रकार दलीय पद्धति राष्ट्रीय एकता में सहायक ना होकर ये एक तरह से बाधक, एक तरह से समस्या का एक सिद्ध होती है। तो दूसरा पॉइंट भी हमने किस तरीके से देख लिया कि राजनीतिक दल का होना कुछ नुकसान भी है। तीसरा पॉइंट विरोध और संघर्ष का उदय। राजनीतिक दलों के कारण विरोध और संघर्ष का उदय होता है। बिल्कुल, शासकीय और विरोधी दोनों एक दल एक दूसरे के कठोर आलोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं करते हैं। बिल्कुल, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर इल्जाम लगाता है तो दूसरी पार्टी पहले पार्टी पर। एग्जाम्पल अगर देखें तो
कांग्रेस वाले बीजेपी, बीजेपी वाले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वाले। तो यहाँ पर एक दूसरे को तो इल्जाम लगाएंगे, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की पार्टी हो, वो भी कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार के जो सत्ता में बीजेपी उनकी आलोचना करती हैं। तो हो है ये चीज, ये एक तरह से स्वाभाविक है, व्यवहारिक है। तो इसमें होता क्या है कि एक दूसरे की आलोचनाएं करती हैं और एक तरह से यही बाद में विरोध और संघर्ष के रूप में जाना जाता है। तो वो एक दूसरे के कठोर आलोचनाएं और पर्यालोचनाएं करते हैं। कभी कभी अधिकांश विरोध केवल विरोध के लिए किया जाता है। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है जहां वाद विवाद परस्पर संघर्ष के कारण जनहित की उपेक्षा कर दी जाती है। आपस में लड़ाई कर देते हैं जिसमें भैया जनता को तो कोई सुनता ही नहीं है, जनता की तो उपेक्षा की जाती है। तो इसमें इन लड़ाइयों से क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। तो केवल संसद में हो नहीं, संसद के बाहर भी ये दल कभी विध्वंसकारी कार्य करते हैं, हिंसात्मक उग्र आंदोलन चलाते हैं, कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों को प्राय गोली चलाने के लिए मजबूर करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ तक बात आकर रुक जाती है, बहुत से निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, हमारे राज्य का नुकसान हुआ, हमारे राज्य में रहने वाले लोगों को नुकसान हुआ। तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाले जितने भी अधिकारी हो प्राय गोली चलाने के लिए मजबूर करते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो राजनीतिक दल के नेता शासन की आड़ में शासन को बदनाम करते हैं और निर्दोषों को रक्त को बहाकर वो उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो जितने भी पार्टी के लोग हैं, ये जितने भी नेता लोग हैं, ये भैया जनता के हित में नहीं है, सिर्फ अपनी रोटियां ही सेकते हैं। उनको देश की नहीं पड़ी, राज्य की नहीं पड़ी, समाज की नहीं पड़ी। तो आखिरकार वो ऐसा क्यों करते, ताकि वो अपनी जेब भर सके, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके, एक दूसरे की आलोचना पे लगाकर वो अपने सरकार को एक तरह से चला सके और हमारे देश का इसी तरह से बेकार कर सके। तो ये एक तरह से दोष है इन लोगों में। पार्टियां दरअसल अगर अच्छे से काम करे तो समाज का जो स्तर है वो बहुत ही उच्च स्तर का हो जाए। लेकिन आधुनिक युग में, वर्तमान अगर युग में बात करें, तो यहाँ पर आज के टाइम में पार्टियां सिर्फ संघर्ष और विरोध यही सब में बीत रही है और सिर्फ इन्हीं में ही इनका समय बर्बाद हो रहा है। वो जनता के विषय के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सोच रही है और सिर्फ अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही, चाहे वो 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर से, वो अपना काम तो अपने हित में ही करती है। नागरिकों को नैतिक पतन, बिल्कुल राजनीतिक दल नागरिकों के नैतिक पतन में भी सहायक होती है। निर्वाचन के समय असत्य प्रचार, भ्रष्टाचार, चरित्र हनन, झूठे वादे आदि को प्रबलता हो जाती है। तो राजनीतिक दल मतदाताओं को विभिन्न प्रलोभन देकर जनमत को भ्रमित कर तथा यहाँ तक कि आर्थिक प्रलोभन देकर उनके मतों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक दल अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाकर निर्वाचन में अपना बहुमत लाना चाहता है, जिससे राजनीति अनैतिकता की प्राय बन जाती है। बिल्कुल भैया, ये राजनीति क्या है, ये तो नैतिकता कहाँ, अनैतिकता वाला बात हो गया ना। अब ये मान के चल लेते हैं प्रचार प्रसार किया तो, लेकिन गलत तरीके से। हमने देखा है, बिल्कुल हमारे जैसे राजधानी में देख लो, राजधानी हमारी दिल्ली, तो यहाँ पर हमने देखा अभी हाल ही में जब चुनाव खत्म हुआ है, तो यहाँ पे प्रचार प्रसार ऐसे झूठे वादे कि इतने रुपए देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे। आखिरकार
सिर्फ लोभ देने के अलावा कुछ मिलता विलता कुछ नहीं है। तो भैया हमने देख लिया, एक तरह से तुमने भ्रष्टाचार कर लिया, तुमने दारू बंटवा दिए, वोट के चक्कर में तुमने पैसे बंटवा दिए। तो इससे क्या हो गया, और तुमने ऐसे वादे कर दिए जो तुम कर भी नहीं सकते हो, असंभव। इससे तुम्हारे राजनीतिक कोष खराब होगा, तुम सारा पैसा फ्री वाले में लगा दोगे तो देश के विकास में क्या लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं जो जनता के हित में होता है। असल में जब वो जीत जाते हैं तो वो एक तरफ देखते भी नहीं है, जनता भाड़ में जाए, हमें क्या करना, हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, हम तो ऐसा काम करेंगे ही नहीं, हम इसलिए तो नेता हैं, हम तो गलत काम के लिए बने हैं। तो यहां पर लोभ देना, एक तरह से झूठे वादे करना, और कुल मिलाकर जब वो जीत जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से उनके बाद वो फिर जनता के हित के बारे में नहीं सोचते। तो इससे क्या होता है, नागरिकों के नैतिक का पतन होता है। समझ में आया? तो ये गुण है, सॉरी ये दोष है, ये नेताओं के, ये राजनीतिक दल के ये दोष हैं बहुत ज्यादा। इससे हमारा समाज और पतन की ओर जा रहा है। राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्रीकरण, दलीय पद्धति का एक और मुख्य दोष यह है कि सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों में हो जाता है जो दल का संचालन अपनी व्यक्तिगत सनक के आधार पर करते हैं। कुछ गिने चुने व्यक्तियों के द्वारा मनमाने प्रकार से कार्य किया जाता है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में कांग्रेस पार्टी पर वर्चस्व कुछ ही लोगों में हो गया था, वे जो भी कहते थे वही होता था। ये लोग सिद्धांत चौकड़ी के नाम से जाने जाते रहे। आंतरिक दलीय लोकतंत्र तो समाप्त प्राय ही हो चुका था। बिल्कुल, अगर हम पहले की बात करें तो हमने देखा है कि कांग्रेस का प्रभुत्व था पहले, वो अपनी मनमानी, जैसे कि आपने देखा होगा संकट काल में आपातकाल घोषित कर दिया था उन्होंने, तो अपनी मनमानी, कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत सा एक तरह से बहुराज्य में हो गया, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस की ही पार्टियां थी जो सरकार चला रही थी, सरकार का संचालन कर रही थी, तो वो अपनी मनमानी करती है। तो ये होता है, अगर कोई एक दल अधिक राज्यों में आ जाए तो कहीं ना कहीं से एक तरह से व्यक्तिगत, वहां पर जो पार्टी है अपना व्यक्तिगत डिसीजन लेती है, वो जनता का हित हो या ना हो तो वो अपने हित से ही काम करती है। चाहे वो कोई भी सरकार, वर्तमान में अगर देखे तो बीजेपी सरकार आ रही है, तो कहीं ना कहीं से हमने देखा है कि जो राजनीतिक दल है, पार्टियां हैं, ये संकुचित हो रखी हैं। वो एक तरह से सिंगल हैंड में सब कुछ है, और वो उसके अपनी मनमानी ढंग से वो अपने सत्ता को चलाने का काम करती है। छठा पॉइंट, शासन में योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा। बिल्कुल, अच्छे लोग तो है नहीं हमारे देश में, राजनीति में गिने चुने अच्छे लोग हैं, बाकी लोग तो सब के सब लुटेरे आ गए हैं, देश को सिर्फ लूटते हैं अपनी मनमानी ढंग से, अपनी जेब भरते हैं, अपने घर को अच्छा महल जैसा बनवा लिया, जनता के पैसों का एक तरह से दोहन कर दिया। तो ये है, वो ये होगा बिल्कुल। दलीय पद्धति के कारण देश योग्य व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह जाता है, क्योंकि प्रतिनिधित्वात्मक जनतंत्र में जिस दल को निर्वाचन में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के व्यक्ति शासन में आते हैं। देश के शेष योग्यतम व्यक्तियों का भी शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। अब क्या होता है, पार्टी के आधार पर ही लोग जीतते हैं। अगर कोई जैसे ए और बी सी पार्टी काफी पॉपुलर है, लोग जानते हैं, भले इसमें गंदे लोग आ जाए तो सिर्फ पार्टी के आधार पर ही इनको जो है वो मत मिल जाता है। लोग चाहे कितना भी बुरा हो उसको तो जीतना तय है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो क्षेत्रीय दल से आते हैं, उनको वोट कोई नहीं देता। तो इसमें जितने भी योग्य लोग हैं वो बेचारे जीत ही नहीं पाते।
व्यक्तियों को भी शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल योग्य लोग कहाँ आ पाते हैं राजनीति में। इसके अतिरिक्त समाज के योग्यतम व्यक्ति राजनीतिक दलों की गंदी दलगत राजनीति में नहीं बढ़ना चाहते। कुछ अच्छे लोग ये हैं, ये सोचते भाई राजनीतिक बहुत बेकार चीज है, ये एक तरह से गंदी दल है और इसमें फंसना नहीं है, जिससे देश में योग्यतम व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह जाती है। अब जो अच्छे लोग हैं, योग्य व्यक्ति हैं, वो उनका सेवा करना देश में विकास की राह पर जाना है, लेकिन अब ये बेचारे आते नहीं है। कुछ गुंडे लोग राजनीतिक में आके अपने लाभ के हिसाब से सारा काम करते हैं। लोग उनके खिलाफ बोलते हैं तो उनके बातों को दबा दिया जाता है, या फिर उनको वहां से एकदम खत्म, मामला ही खत्म कर देते हैं उनका। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ही ये एक तरह से खतरनाक है हमारे देश के लिए, जो इस टाइप की पार्टियां जो है वो अपने हमारे देश में आकर, जिनको हमने चुना वही हमारे ऊपर एक तरह से खतरनाक साबित हो जाती है। 7वां पॉइंट, राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दलीय हितों की प्राथमिकता। वाह, बहुत ही बेकार पॉइंट था। राजनीतिक दल अपने सदस्यों में राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दलीय हितों की अभिवृद्धि की भावना उत्पन्न करते हैं। भैया राष्ट्र की हित चाहे हो ना हो, लेकिन दलीय हित होना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने दल को अधिक से अधिक लोकप्रिय विकसित देखना चाहते हैं। एकदम भाई, पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो ज्यादा पॉपुलर होगी, ज्यादा डेवलप्ड होगी, जब तो लोग इसको चाहेंगे, वोट भी देंगे। भले ही राष्ट्र का हित हो ना हो, उसकी अपेक्षा कर दो, उपेक्षा कर दो, कोई वो नहीं है। दल के सदस्य पार्टी हित के समक्ष राष्ट्र हित को गौण स्थान देते हैं, तो ये चीज गलत है। आप अगर राष्ट्र को विकास में पूरा समय नहीं देंगे तो आप क्या होगा, आप किसी भी पार्टी को ज्यादा वरीयता देंगे और राष्ट्र को, राज्य को वरीयता नहीं देंगे, तो ऐसे देश का विकास होगा? तो ये बहुत गलत बात है। 8वां पॉइंट, राजनीतिक दल घृणा फैलाती हैं। बिल्कुल घृणा फैलाती हैं, वो फैलाते हैं। जैसे कुछ राजनीतिक दल धर्म के आधार पर संगठित होते हैं, जिनका दृष्टिकोण संकुचित होता है। बिल्कुल कुछ जो राजनीतिक दल है वो एकदम एक मुद्दा लेके बैठते हैं ना कि धर्म के आधार पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे कई ऐसी पार्टियां हैं जो धर्म, जाति या फिर एक तरह से उनका एक संकुचित, एक तरह से नैरो माइंड है। वो अपने हित की बात करेंगे, आप सिर्फ एक ऐसे समाज की बात करेंगे, उनको पूरे देश से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने ही समाज से मतलब है। तो ऐसे में तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे। यार एकता को तो पूरी धज्जियां उड़ा देंगे ना ऐसे लोग, जिनका दृष्टिकोण बहुत संकुचित होता है। वे किसी विशेष धर्म के प्रभाव के साधन बन जाते हैं। किसी एक धर्म को ले लिया और उसी धर्म से अपने वोट बैंक को इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे दल दूसरे धर्मों की आलोचना करके समाज में घृणा और वैमनस्य की भावना का कार्य करते हैं। पाकिस्तान का निर्माण भी मुस्लिम लोगों द्वारा फैलाए गए सांप्रदायिक घृणा का ही परिणाम है। अब पाकिस्तान कैसे बना? तो सेम वही प्रोसेस रहा था उस समय 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ। उससे पहले ये सब चल रहा था ड्रामा। तो यहाँ पर लोग धर्म के आधार पर भी वोट बैंक को पूरी तरह से एक सिक्योर करते हैं और एक तरह से एक दंगे करवाने का काम करते हैं। तो ये दोष है। राजनीतिक दलों पर धनिक वर्ग का आधिपत्य। तो धनिक लोग भी अपना जो है राजनीतिक दल पर अपना कैप्चर करते हैं। दल को शक्तिशाली बनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दल के प्रचार, देश के कोने कोने में दल के कार्यालयों की स्थापना तथा चुनाव के समय उम्मीदवारों की सहायता आदि में पर्याप्त धन लगता है। धनिक लोग क्या होते हैं? जितनी भाई रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वर्तमान में आप लोग तो न्यूज देखते होंगे कि कौन कौन से ऐसे अमीर व्यक्ति हैं जो दल को फंड करते हैं, किस दल को फंड करते हैं। आखिरकार पैसा आता कहां से? अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो उनका धंधा चौपट नहीं हो जाएगा। तो भैया, तो इस पर किसका एक तरह से आधिपत्य हो गया? तो धनिक वर्ग का ही तो है। कभी कभी क्या होता है, जो दल है, पार्टियां हैं, वो धनिक वर्ग ही चलाती हैं।
क्योंकि दल की प्रचार देश के कोने कोने में दल की कार्यवाही की स्थापना के लिए भैया पैसे तो चाहिए ना। आप एक बार आप पैसा ले लेंगे तो इसका मतलब ये गया कि आप उसके अंडर में चले गए। तो बड़े बड़े अमीर वर्ग जो हैं, वो रिच लोग हैं, वो राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं और राजनीतिक दल पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और एक तरह से कंट्रोल करने का काम करते हैं। धनिक वर्ग राजनीतिक दलों को अधिक से अधिक सहायता देकर अपने स्वार्थों को पूर्ति करवाते हैं। बिल्कुल, हमने पैसा दिया, धनिक लोग किसी भी पार्टी, जीती हुई पार्टी को पैसे दे दिए और पार्टी उस पैसों को अपने स्वार्थ को लेकर काम करती है। और फिर जो पैसे दे रही वो अपना भी तो उनका स्वार्थ छुपा हुआ है ना। कोई प्रोजेक्ट करना हो, चाहे वो इलीगल हो, इलीगल तरीके से, चाहे वो इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के हनन के ऊपर भी क्यों ना हो, वो उसको नहीं देखेंगे। वो उसका प्रोजेक्ट एकदम साइन कर देंगे ताकि उससे चाहे इन्वायरमेंट का अंधाधुंध उसका मिसयूज हो, चाहे कुछ भी हो, नकारात्मक प्रभाव पड़े, उनको लेना देना नहीं है भाई। जो धनिक लोग है वो अपना हित तो देखेगा, चाहे इन्वायरमेंट, चाहे वो इलीगल हो, चाहे गैर कानूनी, कुछ भी, वो अपनी चीजें देखेंगे। तो ये चीज है नुकसान। बहुदलीय पद्धति में अस्थिर सरकारें, बिल्कुल। अब भैया बहुत दलीय पद्धति आ जाएंगी, मतलब कि बहुत सारे दल जब आ जाएंगे, मान के चलो पता चले भैया एक छोटे से देश में 50 या 100 दल आ जाए, तो लो, जिस देश में अनेक दल होते हैं वहां अस्थायी सरकार बनती है। अनेक दलों के कारण निर्वाचनों में मत विभाजन हो जाता है। बिल्कुल, अब एक ही, जैसे दिल्ली है, 4-5 पार्टियां हैं, तो भैया जो मत का विभाजन हो गया, आधा आम आदमी पार्टी, आधा बीजेपी, फिर इधर ये कांग्रेस, फिर और भी जो बीएसपी, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो मत का विभाजन हो जाता है। अतः किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है। फलस्वरूप जो संविधान सरकारें बनती हैं, एक मिलीजुली सरकार बनाएंगे और दलों पर परस्पर मतभेद होने के कारण संविधान सरकार का पतन होता रहता है। फिर सरकार, गठबंधन सरकार बनी, वो नहीं चला, उस पर भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए, तो इससे सरकार का पतन हो जाता है। वो अपने विचार रखेगी, दूसरी अपनी विचार रखेगी, तो ऐसे में देश का विकास कैसे होगा। इस प्रकार बहुदलीय पद्धति में स्थायी सरकार की स्थापना नहीं हो पाती है, परमानेंट सरकार ही नहीं होगी। मान के चलो अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार जो है वो बिहार और इधर आपका आई थिंक तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश है, उनकी सदस्य से ही इनकी सरकार बनी है, और वो अपना अगर बहुमत खींच ले तो भैया इनकी सरकार तो ध्वस्त हो गई, क्योंकि अभी तो वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनको बहुमत मिला ही नहीं था लोकसभा के चुनाव में। यह विदित ही है जो राजीव गांधी के बाद केवल 7 वर्षों के अंतराल में 7 सरकारें बदली थी। निष्कर्ष पे आते हैं, देखते हैं। उपयुक्त दोषों को होते हुए भी प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व। निष्कर्ष में, कंक्लूजन में हमने देख लिया कि इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना दोष होते हुए भी हमारे देश में जनतंत्र का ये एक तरह से प्राण है, राजनीतिक दल, जिनका होना अनिवार्य है। दलहीन लोकतंत्र की कल्पना भी कुछ विचारकों द्वारा की गई है। कुछ विचारक ये सोचते हैं कि भैया दलहीन लोकतंत्र की भी कल्पना करते हैं ऐसे कुछ विचारक, किंतु दलविहीन लोकतंत्र का विचार जितना आकर्षक प्रतीत होता है उतना क्रियात्मक और व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार में किसी भी देश में दलविहीन लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा आपको लेक्चर, एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार देखो, समझो इस चीज को, बार बार वीडियो देखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।